हेलो दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अरविंदा एवन एजुकेशनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर, जिसमें कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर इसके पहले कल दिया था। ठीक है, और आज के इस लेक्चर के अंदर जैसा कि चैप्टर सोल्यूशन से स्टार्ट होता है, जिस सेगमेंट यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, यूपी बोर्ड के अंदर सोल्यूशन चैप्टर के अंदर हम लोगों ने एक लेक्चर दिया है जिसमें हम लोगों ने बात किया कि सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। आज उसी सेगमेंट को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये बात करने वाले हैं कि विलेयता क्या होती है और विलेयता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि सामान्य तौर पे विलेयता की परिभाषा पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ कि विलेयता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं और विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इतनी बातें हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, इतनी बातों के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज, सबसे पहली परिभाषा, जो पहली टॉपिक हम लोग को पढ़नी है वह है विलेयता। विलेयता क्या होती है या विलेयता किसे कहते हैं? यदि विलेयता की बात की जाए तो सामान्य तौर पे आप ये बात समझिए पहले कि हर एक विलायक में निश्चित ताप पर निश्चित मात्रा किसी विलेय की घोली जा सकती है। मतलब जैसे कि यदि आप कोई पदार्थ लिए, लिक्विड स्टेट में है, इसमें आपने 100 ग्राम पदार्थ लिया है, यानी ये विलायक 100 ग्राम का है, तो इसमें निश्चित ताप पर यदि 25 ग्राम पदार्थ घोला जा सकता है, तो ये निश्चित है ना। ठीक है, यानी 100 ग्राम विलायक में 25 ग्राम विलेय घोली जा सकती है। कंडीशन इतनी है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, ठीक है, निश्चित होनी चाहिए। क्लियर है? तो सामान्य तौर पे इसी कॉन्सेप्ट को विलेयता कहते हैं। ठीक है, लेकिन सर परिभाषा के फॉर्म में क्या कहेंगे इसको? तो आइए पहले परिभाषा देख लेते हैं। किसी पदार्थ की वो अधिकतम मात्रा, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घोली जा सकती है, उस विलयन की विलेयता कहलाती है। विलयन की विलेयता कहलाती है। विलेयता कहलाती है। क्या मतलब है भाई? क्या कहा जा रहा है? पहले आप समझ लो ध्यान से। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी निश्चित ताप पर, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इस परिभाषा की। ठीक है, कि किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घोली जा सकती है, उस विलयन की विलेयता कहलाती है। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब यह है कि यदि आप कोई विलायक लिए हो, आपको पता है कोई भी सॉल्यूशन तभी बनता है जब उसमें विलेय और विलायक होते हैं। यदि आपने कोई विलायक लिया है और कितना लिया है? 100 ग्राम। यदि 100 ग्राम विलायक आपने लिया है और इस 100 ग्राम विलायक में निश्चित ताप पर 25 ग्राम कोई विलेय पदार्थ जो इसमें घुलेगा। ठीक है, यदि पहला लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको विलेय और विलायक में अंतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 25 ग्राम विलेय घोली जा सकती है, वो भी इसकी अधिकतम मात्रा है। 25 से 26 ग्राम नहीं घोली जा सकती, केवल 25 ग्राम।
25 ग्राम इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन 26वां ग्राम जैसे ही डालेंगे वो डिजॉल्व नहीं होगा। तो उस केस में ये 25 ग्राम इस विलयन की विलेयता कहलाएगी। यानी 25 ग्राम पर 100 ml या 25 ग्राम ऑफ 100 ml इसकी विलेयता कहलाएगी। ठीक है, क्या तो ml क्यों कह रहे हो सर? क्योंकि सोल्यूशन होगा ना, तो सोल्यूशन होगा तो ml में ही नापेंगे। ठीक है, मिलीलीटर में नापेंगे। ठीक है, यानी 25 ग्राम ऑफ 100 ml इसकी विलेयता कहलाएगी। अब क्या मतलब है सर? जैसे एग्जांपल समझो कि आपने 100 ग्राम वाटर लिया। ठीक है, 100 ग्राम वाटर लिया। ठीक है, इस 100 ग्राम वाटर में आप 25 ग्राम चीनी घोल रहे हो और 25 ग्राम चीनी डिजॉल्व हो रहा है। जैसा कि आप जानते हो कि आप शरबत बनाते हो, जब शरबत बनाओगे तो आप थोड़ी चीनी डालो पहले। ठीक है, वो घुल जाता है, फिर थोड़ी डालो, फिर घुल जाता है, फिर थोड़ी डालो, घुल जाता है। एक समय ऐसा आता है कि आप चीनी डालो लेकिन घुलता ही नहीं वो। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी बात कर रहे हैं कि यदि 100 ग्राम में 100 ग्राम जल में 100 ml जल में, ऐसे लिख लीजिए, 100 ml जल में 25 ग्राम चीनी 25 ग्राम चीनी घोली जा रही है। ठीक है, 100 ग्राम जल में 25 ग्राम चीनी घोली जा रही है, तो इस पदार्थ यानी ये जो विलयन बनेगा, 100 ग्राम जल में 25 ग्राम चीनी डालने पर जो विलयन बनेगा, उस विलयन की विलेयता जो होगी वह 25 ग्राम पर 100 ml होगा, 25 ग्राम पर 100 ml, ये इसकी विलेयता कहलाएगी। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यदि इतनी बात समझ में आ गई तो अब बात करते हैं कि विलेयता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। ठीक है, देखो यदि सामान्य तौर पे यदि हम लोग बात करें तो सामान्य तौर पर विलेयता के आधार पर जो विलयन के प्रकार होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ कुछ किताबों में आपको ये 3 प्रकार दिखेंगे। कह दो क्या मतलब है सर? यदि विलेयता के आधार पर इस विलयन के प्रकार की बात करें तो ये सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन, और दूसरा असंतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। लेकिन कहीं कहीं आपको अति संतृप्त विलयन का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अति संतृप्त विलयन का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है। अब बात यह आती है कि सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, यानी संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, और अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा इसको। यदि सबसे पहली बात करें तो अति संतृप्त विलयन क्या होता है। पहले असंतृप्त विलयन से शुरू करते हैं। ठीक है, परिभाषा समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहली बात कि असंतृप्त विलयन क्या होता है। असंतृप्त विलयन क्या होता है? ठीक है, असंतृप्त विलयन कॉन्सेप्ट समझो पहले ध्यान से। असंतृप्त विलयन ये कहता है सामान्य तौर पे, जैसे एग्जांपल समझो कि आपको भूख लगी हो। ठीक है, आपको भूख लगी हो और आपको भूख जब लगती है तो आपको 4 रोटी चाहिए भूख अपनी समाप्त करने के लिए। ठीक है, कितनी रोटी चाहिए? 4 रोटी। और आपको एक दिन ऐसा आए जिस दिन आप घर जाओ और आपको 4 रोटी की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन 4 रोटी ना मिले। ठीक है, केवल 2 ही रोटी मिले या 3 रोटी मिले या 1 ही रोटी मिले। ठीक है, तो उस केस में दिक्कत क्या होगी कि हमको तो अभी भी भूख लगी है ना, खाने के बाद भी अभी भूख लगी ही है, हमें और खाना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में इसे कहते हैं असंतुष्टि, और उसी कॉन्सेप्ट को यहां पे कहते हैं असंतृप्त। जैसे कि मान लीजिए किसी पदार्थ, ठीक है, कोई पदार्थ है, ठीक है,
किसी विलायक में कोई पदार्थ, किसी विलायक में कोई पदार्थ 100 ml में 25 ग्राम डिजॉल्व हो सकता है। 25 ग्राम डिजॉल्व हो सकता है, 25 ग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, 25 ग्राम हो सकता है। लेकिन हमने केवल और केवल इसमें 20 ग्राम ही डिजॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो 5 ग्राम और इसमें डिजॉल्व हो सकता है ना, 5 ग्राम और इसमें घुल सकता है। तो ये अभी जो विलयन बना हुआ है ये अभी असंतृप्त विलयन कहलाएगा, असंतृप्त विलयन कहलाएगा, असंतृप्त विलयन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? ये अभी क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन। क्लियर है भाई? इतनी बात समझ में आ गई। यानी किसी भी विलयन के लिए विलेय की वह मात्रा जो उसकी आवश्यकता से कम घोली गई हो, किसी भी विलयन के लिए विलेय की वह मात्रा जो उसकी आवश्यकता से या उसकी विलेयता से कम घोली गई हो, ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहा जाता है। अब बात यह आती है कि सर परिभाषा लिख दीजिए। किसी विलयन के लिए, किसी विलयन के लिए विलेय की वह मात्रा, विलेय की वह मात्रा जो उसकी विलेयता से कम घोली गई हो, तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, फिर से एक बार मैं इसको समझा दूं कि सामान्य तौर पे बस इतना ही समझना है आपको कि यदि आपने कोई विलयन बनाने की बात की और उस विलयन में जो आपने विलायक लिया, उस विलायक में जो पदार्थ आप घोल रहे हो वह 25 डिग्री सेल्सियस पे या किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, किसी निश्चित ताप पर इस 100 ml में, इस 100 ml में 20 ग्राम डिजॉल्व हो सकता है। 20 ग्राम डिजॉल्व हो सकता है, इतना हो जाएगा, ये इसकी विलेयता है। लेकिन आपने केवल 15 ग्राम ही डिजॉल्व कर रखा है, आपने केवल 15 ग्राम ही डिजॉल्व कर रखा है, जो इसकी विलेयता से कम है, जो इसकी विलेयता से कम है। तो इस केस में ये जो सोल्यूशन बना वह कहलाएगा अनसैचुरेटेड या असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन। बात समझ में आ रही है? असंतृप्त विलयन बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यदि ये समझ में आ गया तो अब नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, यदि ये समझ में आ गया हो, ठीक है, यदि ये समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट बात करेंगे कि संतृप्त विलयन क्या होता है, कि संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? देखो, यदि संतृप्त विलयन की बात करें, यदि संतृप्त विलयन की बात करें तो किसी भी विलयन में विलेय की वह मात्रा, किसी भी विलयन में विलेय की वह मात्रा जो उसकी विलेयता के बराबर घोली गई हो, किसी भी विलयन में विलेय की वह मात्रा जो उसकी विलेयता के बराबर घोली गई हो, वह ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिए। किसी विलयन के लिए विलेय की
विलेय की वह मात्रा जो उसकी विलेयता के बराबर बराबर घोली गई हो तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? ठीक है, यानी कुल मिला जुला के आप रोटी वाला एग्जांपल फिर समझो। जैसे कि आपको चार रोटी की भूख लगी है, यानी भूख लगी है जिसमें 4 रोटी आप खा लोगे, संतुष्ट हो जाओगे। और आपको 4 रोटी दे दी जाए, यदि आपको 4 रोटी दे दी जाए तो उस अवस्था में आप क्या हो जाओगे? संतुष्ट हो जाओगे, यानी संतृप्त हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन जिसमें विलेय की मात्रा उसकी विलेयता के बराबर घोली गई हो, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उसकी विलेयता के बराबर घोली गई है। जैसे कि यदि आपने कोई सोल्यूशन लिया, ठीक है, कोई सोल्यूशन बना रहे हैं हम, उस सोल्यूशन में 100 ml में 30 ग्राम विलेय घोले जाने हैं, और आपने इसमें 30 ग्राम ही घोल दिए, 30 ग्राम ही डिजॉल्व कर दिया, तो इसकी विलेयता जितनी थी उतनी आपने पूरी करा दी। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी संतृप्त विलयन। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब बात ये आती है कि अति संतृप्त विलयन क्या होता है? अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? अति संतृप्त विलयन। ठीक है, यदि अति संतृप्त विलयन की बात की जाए तो अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? यदि अति संतृप्त विलयन की बात की जाए तो देखो, अब समझो पहले ध्यान से, अति संतृप्त विलयन क्या होता है? यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात हो रही है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो किसी निश्चित, मतलब कि किसी स्पेशल या विशेष अवस्था में, ठीक है, स्पेशल केस में या विशेष अवस्था में ऐसा हो जाए, विशेष अवस्था में ऐसा हो जाए कि किसी भी विलयन में जो उसकी विलेयता थी वह 100 ml पर 25 ग्राम थी। ठीक है, 25 ग्राम थी, लेकिन किसी विशेष अवस्था में इसमें उसकी विलेयता से अधिक विलेय घोला जा सके, अधिक विलेय घोला जा सके। ठीक है, तो ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज इसमें कुछ बातें समझ लीजिए कि अति संतृप्त विलयन की यह अवस्था तभी हो सकती है जब आप सैचुरेटेड कंडीशन से ज्यादा कोई सॉल्युबल इसमें डिजॉल्व कर दिया जाए। मतलब इसकी जितनी विलेयता है उससे अधिक मात्रा में यदि आप इसमें विलेय डिजॉल्व कर रहे हो, घोल पा रहे हो, तो ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यह एक विशेष अवस्था होती है, यह सभी विलयनों के साथ यह सामान्य अवस्था नहीं है। हाँ, और यह स्थायी भी नहीं है, यह एक अस्थायी निकाय होता है। ठीक है, अस्थायी होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। ठीक है, अस्थायी है, स्टेबल नहीं है, नॉन स्टेबल कंडीशन में यह होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यानी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ लिया विलेयता क्या होती है और विलेयता कितने प्रकार की होती है। विलेयता कितने प्रकार की होती है यदि हम लोग बात करें तो आपको अभी अभी दिखा कि संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन और
संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, इतने प्रकार के विलयन होते हैं विलेयता के आधार पर। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक से क्या मतलब है? ठीक है, यदि मतलब की बात करें तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक से ये इस बात का मतलब है कि यदि किसी पदार्थ की, ठीक है, किसी पदार्थ की विलेयता किसी विलयन के अंदर 100 ml पर 25 ग्राम है, लेकिन किसी कारणवश कोई ऐसा इफेक्ट जनरेट हो जाए जिसकी वजह से उसकी विलेयता या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। ठीक है, घटने का मतलब क्या है कि उसकी विलेयता 100 ml पर 25 ग्राम थी, लेकिन ऐसा हो गया कि 100 ml पर केवल 20 ग्राम ही डिजॉल्व हो पा रही है। ठीक है, 100 ml पर केवल 20 ग्राम ही डिजॉल्व हो पा रही है, उससे ज्यादा वो डिजॉल्व ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो उस केस में कुछ कारण तो हुआ होगा ना जिसकी वजह से उसकी विलेयता घट जाएगी। 25 ग्राम घुल रहा था, 20 ही ग्राम घुल रहा है, तो विलेयता घटी ना। और कुछ ऐसा भी स्पेशल कारण हो सकता है जिसमें कि उसकी विलेयता बढ़ जाए। ठीक है, तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, आइए समझते हैं कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहली बात, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। यदि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक की बात की जाए, ठीक है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक की बात की जाए तो सामान्य तौर पे 2-3 कारक हैं जो विलेयता को प्रभावित करते हैं, जैसे ताप। ठीक है, ताप के कारण किसी भी विलयन की विलेयता प्रभावित होती है। यदि टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कराया जाए या कम या ज्यादा कराया जाए तो उस केस में उस विलायक में जो विलेय आप डिजॉल्व कर रहे हो उसकी विलेयता या तो घट जाएगी या तो बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा, विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति ठीक है। तीसरे की बात करें तो सम आयन प्रभाव, सम आयन प्रभाव। ठीक है, अब बात यह आती है, सम आयन प्रभाव की बात करें, मतलब कि विलेय और विलायक की प्रकृति की बात कर ले तो भाई देखो आप समझो, यानी कि यदि आपके पास जो आप डिजॉल्व कर रहे हो और जिसमें डिजॉल्व कर रहे हो, यदि वो दोनों एक ही नेचर के हैं, या दोनों तो पोलर हैं या दोनों नॉन पोलर हैं, ठीक है, दोनों ध्रुवीय हैं या दोनों अध्रुवीय हैं, तो उस केस में उसकी विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं तो विलेयता बढ़ जाती है, दोनों अलग अलग प्रकार के हैं तो उनकी विलेयता घट जाती है। ठीक है, अब क्या होता है हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहली बात कि ताप की वजह से विलेयता किस प्रकार से प्रभावित होती है, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कराया जाए तो किस प्रकार से विलेयता प्रभावित होती है। यदि समझिए थोड़ा, यदि ताप की वजह से बात करें, ताप के कारण बात करें, टेम्परेचर की वजह से बात करें, तो सबसे पहली चीज, यदि आप किसी पदार्थ को, यदि आपने जो विलेय ले रखा है, यदि आप उसे जल में डिजॉल्व कर रहे हो, ठीक है, यदि आपने कोई पदार्थ ले रखा है और आप उसे जल में डिजॉल्व कर रहे हो, जल में घोल रहे हो, तो जल में घोलने पर जल में विलेय को घोलने पर जल को विलेय में घोलने पर, मतलब आपने जो विलेय लिया है उस विलेय को यदि जल में डिजॉल्व कर रहे हो और डिजॉल्व करके सोल्यूशन बना रहे हो, ठीक है, डिजॉल्व करके सोल्यूशन यानी विलयन बना रहे हो, तो इस अवस्था में आपने विलयन बनाया, तो इस अवस्था में यदि जल में घुलने पर यह उष्मा अवशोषित कर रहा है, मतलब ये जो सोल्यूशन बन रहा है इस अवस्था में यह बाहर से उष्मा अवशोषित कर रहा है, तो यदि यह उष्मा अवशोषित करेगा, ठीक है, तो उष्मा के अवशोषण के कारण जो विलयन बनेगा, विलयन का तापमान बढ़ जाएगा, और तापमान बढ़ जाएगा तो इसकी विलेयता भी बढ़ जाएगी, इसकी विलेयता भी
बढ़ जाएगी, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। फिर से समझिए, हमने क्या कहा, यदि आप जो भी सोल्यूशन बना रहे हो उस सोल्यूशन में यदि मान लें हम कि आपके पास जो विलायक है, जो विलेन आप बना रहे हो उसमें जो विलायक है वो जल है और विलेय के नाम पे कोई पदार्थ है आपके पास, और आप इसे घोल रहे हो एक दूसरे के साथ, इसको मिलाकर विलेन बना रहे हो, और इस अवस्था में यदि ये विलेन जो है बाहर से उष्मा अवशोषित कर रहा है, उष्मा को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उष्मा को एब्जॉर्ब करने पर उस विलेन का तापमान बढ़ जाएगा, और विलेन का तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है, और विलेन का तापमान बढ़ जाएगा, तो तापमान बढ़ने के कारण उस विलेन की विलेयता बढ़ जाती है, विलेन की विलेयता बढ़ जाती है। कह दो सर एग्जाम्पल दो, जैसे एग्जाम्पल की यदि बात करें तो जैसे KNO3 का विलेन, ग्लूकोज का विलेन, ग्लूकोज आदि आदि, ठीक है, इनके जो विलेन होते हैं, ठीक है, इनके जो विलेन होते हैं, इनमें यदि आप इनको जल में डिजोल्व कर रहे हो तो ये अवशोषित करते हैं, यानी एटमॉस्फेयर से, वातावरण से उष्मा को अवशोषित करते हैं, और उष्मा को अवशोषित करने के कारण विलेन का तापमान बढ़ जाता है, और विलेन का तापमान बढ़ जाता है तो उसकी विलेयता भी बढ़ जाती है। क्लियर है? यदि उसकी दूसरी अवस्था की बात की जाए, दूसरी अवस्था की बात की जाए कि यदि आप किसी विलेय को जल में घोल रहे हो ना, यदि किसी विलेय को जल में घोल रहे हो और जल में घोलने पर, किसी विलेय को जल में घोलने पर जो विलेन बन रहा है, जो विलेन बन रहा है, जो भी विलेन प्राप्त हो रहा है, उस अवस्था में वह विलेन उष्मा उत्सर्जित कर रही है, उष्मा उत्सर्जित कर रही है, उत्सर्जित कर रही है, ठीक है, उत्सर्जित कर रही है, ठीक है। यदि उष्मा उत्सर्जित कर रही है तो उसका तापमान, उस विलेन का जो तापमान होगा वह घट जाएगा, ठीक है, और तापमान घट जाएगा तो उसकी विलेयता भी, उसकी विलेयता भी घट जाएगी, ठीक है, उसकी विलेयता भी घट जाएगी। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ रही है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों ने 3 बातें पढ़ी थी, ठीक है, कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक 3 होते हैं, एक ताप, एक विलेय और विलायक की प्रकृति, और तीसरा विलेय और विलायक की प्रकृति, और इसके अलावा तीसरा जो है वह है कि आपका सम आयन प्रभाव। तो अब बात यह आती है कि सर विलेय और विलायक की प्रकृति कैसी होती है। तो देखो भाई, आप विलेय और विलायक की बात करो ना, विलेय और विलायक की बात करें, विलेय और विलायक की बात करें तो ये या तो पोलर हो सकते हैं या तो नॉन पोलर हो सकते हैं। अब बात ये आती है कि सर पोलर और नॉन पोलर डिफाइन कैसे करेंगे, तो उसके लिए ऑर्गेनिक में जब हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले कुछ बातें करेंगे, ठीक है, तो वहां पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें हम पोलर और नॉन पोलर समझ लेंगे, विलेय और विलायक, ठीक है। बस इतना समझिए कि विलेय और विलायक की प्रकृति इस प्रकार से होनी चाहिए, विलेय और विलायक की प्रकृति इस प्रकार से होनी चाहिए कि यदि आप जो विलायक लिए हो, जो विलायक लिए हो और जो विलेय लिए हो, यदि ये दोनों एक ही नेचर के हैं, यानी ये दोनों के दोनों या तो पोलर हैं या तो नॉन पोलर हैं, ठीक है, या तो ये दोनों के दोनों ध्रुवी हैं, दोनों के दोनों ध्रुवी हैं, या दोनों के दोनों अध्रुवी हैं, अध्रुवी हैं, ठीक है, दोनों के दोनों ध्रुवी हैं या दोनों के दोनों अध्रुवी हैं। तो इस अवस्था में इनकी जो विलेयता है, इनकी जो विलेयता है, विलेयता है वो बढ़ती है, वो बढ़ती है। लेकिन यदि इनमें से एक पोलर हो जाए, एक ध्रुवी हो जाए और एक अध्रुवी हो जाए, एक पोलर हो जाए और दूसरा अध्रुवी हो जाए, नॉन पोलर हो जाए, तो उस अवस्था में इनकी जो विलेयता होती है, इनकी जो विलेयता होती है, इनकी जो विलेयता होती है वो घट जाती है, विलेयता जो होती है वो घट जाती है। यदि आपके पास जो विलायक और विलेय हैं दोनों की प्रकृति एक जैसी होगी, दोनों की प्रकृति एक जैसी होगी, तो उस अवस्था में इनकी विलेयता बढ़ती है, और यदि दोनों के नेचर अलग अलग होते हैं तो उस केस में इसकी विलेयता
घट जाती है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब यदि इतनी बात समझ में आ गई तो अब इसके आगे लास्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, ये कि सम आयन प्रभाव के कारण क्या घटना होती है। ठीक है, सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव बस इतना ही समझिए। सम मतलब समान, आयन मतलब आयन सी है। ठीक है, सम आयन प्रभाव। ठीक है, सम आयन प्रभाव के कारण मतलब क्या है कि समान प्रकार के आयन यदि उपस्थित हो जाएं, समान प्रकार के यदि आयन उपस्थित हो जाए तो समान प्रकार के आयनों की उपस्थिति के कारण किसी भी विलयन की विलेयता घट जाती है। जैसे यदि आपने एक सॉल्यूशन लीजिए, मतलब एक कंपोनेंट लीजिए, AgCl ले लीजिए और AgCl को NaCl के साथ डिजोल्व करिए, तो यहां पर इसकी विलेयता घट जाएगी, यहां पर इसकी विलेयता घट जाएगी। लेकिन आप इसी NaCl को जल के साथ डिजोल्व करिए तो वहां पर इसकी विलेयता बढ़ जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? क्योंकि NaCl और जल में एक जैसे आयन नहीं है, लेकिन यहां AgCl और NaCl में Cl माइनस आयन जो है समान प्रकार के आयन है, और समान प्रकार के आयन के कारण इनकी जो विलेयता होती है वह घट जाती है, विलेयता होती है वह घट जाती है। ठीक है, विलेयता जो होती है वो घट जाती है। उम्मीद है इतनी बातें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी। यदि इतने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें बता दीजिए। फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा विलेयता क्या होती है, विलेयता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बाद विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। ठीक है, अब इतनी चीजों के बाद अगली टॉपिक जो हमारे पास होगी वह है हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी का नियम, ये टॉपिक हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हेनरी का नियम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।